Hello students, today we will discuss the next topic of class 8th chapter 6, that is a conservation of flora and fauna, and the name of the topic is a biosphere reserve. Students, हमने बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में पढ़ा था कि बायोस्फीयर रिजर्व एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे टेरेस्ट्रियल एज वेल एज आपका एक्वेटिक हैबिटेट दोनों होते हैं, जहाँ पे और ये बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, एक ऐसी लेबोरेटरी की तरह काम करता है जिसमें लैंड, वाटर, जो भी रिसोर्सेज हैं बायोडाइवर्सिटी की, उसको टेस्टेड किया जाता है, उसको डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है बायोस्फीयर रिजर्व में। अब बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो एक कंजर्व रेयर प्लांट स्पीसीज कंजर्व करता है, रेयर प्लांट स्पीसीज को, विच इंक्लूड्स द मेडिसिनल प्लांट्स, जीन पूल ऑफ कल्टिवेटेड क्रॉप्स, ancient races of domesticated animals and also indigenous human population। तो बायोस्फीयर रिजर्व में स्टूडेंट्स अगर आप देखा जाए तो यहाँ पे ऐसी प्लांट स्पीसीज के बारे में कंजर्व किया जाता है, उसको संरक्षित किया जाता है। पहले उनको ढूंढा जाता है कि कौन सी ऐसी स्पीसीज है जो बहुत रेयर है, जो बहुत कम है, स्मॉल इन नंबर, लेस इन नंबर में है, उन प्लांट स्पीसीज को पहले खोजा जाता है, उनको कंजर्व किया जाता है। इन प्लांट स्पीसीज में आपकी मेडिसिनल प्लांट्स भी होते हैं, जीन पूल भी होते हैं और कल्टिवेटेड क्रॉप्स भी होते हैं जो वाइल्ड के साथ रिलेट करती हैं। एंशिएंट रेसेस ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स की इसमें इंक्लूड होते हैं और इंडिजिनस ह्यूमन पॉपुलेशन भी। अभी मेन चीज ये है कि बायोस्फीयर रिजर्व जो है उसमें नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी आती हैं। इस एरियाज को प्रोटेक्ट किया जाता है और इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव्स रखे जाते हैं जिनके यूज से हम जिनकी ऑब्जेक्टिव्स को हम रखते हुए हमने फॉरेस्ट रिसोर्सेज को कितना यूज करना है, उसमें डिग्री ऑफ यूजेस को, उसकी रेंज को मेंशन किया जाता है और उसकी एजुकेशनल एंड रिक्रिएशन एक्टिविटीज में भी उसमें इंक्लूड की जाती है कि कितनी हमने उस पर रिसर्च करनी है, कितने फॉरेस्ट रिसोर्सेज को हमने यूज करना है। ये जो होता है डिग्री ऑफ यूज जो होता है इस ऑब्जेक्टिव्स में आती है, कितनी रेंज पे हमने वो रिसोर्सेज यूज करने हैं, कितने लिमिट तक वो रिसोर्सेज यूज करने हैं, ये सारा बायोस्फीयर रिजर्व में मेंशन होता है। अब बायोस्फीयर रिजर्व में आगे बहुत सारे फर्दर एरियाज आते हैं। तो बायोस्फीयर रिजर्व्स को स्टूडेंट 3 कैटेगरीज में, 3 एरियाज में डिवाइड किया गया है, जिसको हम 1 बाय 1 यहाँ पे समझेंगे। सो फर्स्ट एरिया जो होता है दैट इज द कोर एरियाज उसको बोलते हैं, सेकंड इज द बफर जोन एंड थर्ड इज द ट्रांजिशनल एरियाज। इन एरियाज को क्यों हमने डिवाइड किया, बायोस्फीयर को क्यों हमने एरियाज में डिवाइड किया गया है? डिवाइड करने का मकसद ये है कि हमने कौन से एरिया में ह्यूमन एक्टिविटी को प्रोहिबिटेड किया है, बिल्कुल ही ना के बराबर किया है, और कौन सी एरियाज में ह्यूमन की एक्टिविटीज हो सकती हैं, कौन सी एरियाज तक हम उसको पढ़ सकते हैं, उसमें रिसर्च कर सकते हैं, ये सारा उसमें मेंशन किया गया है, ये सारा इसमें उसमें रखा गया है। तो कोर एरियाज की बात करें तो स्टूडेंट बायोस्फीयर का सबसे अंदर का एरिया, इनर मोस्ट एरिया को हम कोर एरिया बोलते हैं। इस कोर एरिया में ह्यूमन एक्टिविटीज बिल्कुल ना के बराबर होती है। इसमें लाइक पोचिंग एंड लॉगिंग आर अलाउड इन दिस एरिया। कोई ह्यूमन एक्टिविटी जैसे शिकार करना हो गया या इस एरिया में प्रवेश करना बिल्कुल वर्जित किया जाता है। रिसर्च एंड एजुकेशन एक्टिविटीज दैट डू नॉट डिस्टर्ब द इकोसिस्टम में बी कैरिड आउट। यहाँ पे रिसर्च भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी बिल्कुल ना के बराबर होती है, और जिसमें एरिया में ह्यूमन की एक्टिविटी बिल्कुल ना के बराबर है उसको हम कोर एरिया बोलते हैं। सेकेंड हम बफर जोन में आते हैं। दिस इज द सेकेंड एरिया ऑफ द बायोस्फीयर। इसमें क्या होता है, जो कोर एरिया होता है स्टूडेंट, उसके चारों तरफ ये बफर जोन कोर एरिया को सराउंड करता है। उसके बिल्कुल बाहर की तरफ बिल्कुल सराउंडेड में आपका बफर जोन मिलेगा। कोर एरिया से नेक्स्ट जो एरिया मिलेगा, कोर एरिया को बिल्कुल वो सराउंड करके रखता है, घेर के रखता है। कोर एरिया के सेंटर में है, उसके चारों तरफ बफर एरिया आ गया। इस बफर एरिया में क्या होगा, यहाँ पे आर ओपन टू सर्टेन ह्यूमन एक्टिविटीज, इसमें थोड़ी सी ही ह्यूमन एक्टिविटीज हो पाती है। इस एरिया में ज्यादा नहीं ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड है।
कोर एरिया में बिल्कुल भी नहीं है। बफर जोन में थोड़ी सी एक्टिविटीज होंगी और मिनिमल इम्पैक्ट ऑफ द इकोसिस्टम, थोड़ा सा इकोसिस्टम इम्पैक्ट पड़ेगा। रिक्रिएशन, एजुकेशन एंड इको टूरिज्म एक्टिविटीज इस एरिया में होती है। ठीक है, थर्ड की बात करते हैं। जो बफर जो आपका बायोस्फीयर रिजर्व का थर्ड आता है, दैट इज द ट्रांजिशनल एरियाज। ये है पेरिफेरल एरियाज ऑफ द बायोस्फीयर। सबसे बिल्कुल बाहर की तरफ जो एरिया होगा, ठीक है, वो होगा आपका ट्रांजिशन एरिया। इस एरियाज में बाउंड्री शेयर की जाती है विलेजेस के साथ और टाउन्स के साथ। ठीक है, इस एरिया के ये बाउंड्रीज जो है ये गांव और कस्बों के साथ लगती हुई होती हैं इस ट्रांजिशनल एरियाज की। एंड सर्टेन एक्टिविटीज लाइक ग्रेजिंग, कलेक्शन ऑफ ड्राइड ट्रिक्स इज कैरिड आउट। इस एरिया में सूखी लकड़ी इकट्ठी करना, पशुओं को चराना इस ट्रांजिशन एरिया में अलाउड है। People from the different groups such as the researcher organization, environmental organization, local population engage in sustainable use of resources in this areas. इस एरिया में लोगों को जो रिसर्च की फील्ड से आ रहे हैं, जो एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन से आ रहे हैं, वो इस एरिया में अलाउ है कि वो इस एरियाज में आके एजुकेशन स्टडीज जो भी है, रिसर्च जो है वो कर सकते हैं। Biosphere reserves in India were incorporated by UNESCO as a part of the world network of the biosphere reserves as Nilgiri, Gulf of Mannar, Sundarbans, Nanda Devi, Simlipal, Pachmari, Nokrek and the Achanakmar Amarkantak 2012। तो ये सारे बायोस्फीयर, जितने भी इंडिया के बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, वो यूनेस्को ने वर्ल्ड नेटवर्क बायोस्फीयर के साथ उसको उसमें ही इंक्लूड कर दिया है और इन यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क बायोस्फीयर में इसका पार्ट बना दिया गया है यूनेस्को द्वारा। और वो इंडिया की जो बायोस्फीयर है जो इस पार्ट में आते हैं वो है नीलगिरी, गल्फ ऑफ मन्नार, सुंदरबंस, नंदा देवी, नॉकरेक, ये सारे बायोस्फीयर जो होते हैं वो इसमें आते हैं। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं some of the mammals found in the नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ये जो बायोस्फीयर है नीलगिरी जिसका नाम है वो 1986 में एस्टैब्लिश किया गया था और ये MAB का प्रोग्राम था, दैट इज द मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम का हिस्सा था ये जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व था। एंड दिस इज द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया। ये भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। तो ये जो होता है ये इंडिया का पार्ट में आता है, पहला बायोस्फीयर था। ये वेस्टर्न घाट्स एंड नीलगिरी हिल्स रेंज को कवर करता है और तमिलनाडु जो कि नीलगिरी हिल्स जो कि तमिलनाडु में है, केरला एंड कर्नाटका, एंड देयरफॉर पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स भी नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में आते हैं। सम ऑफ द प्रोटेक्टेड एरियाज कवर आर वेन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, साइलेंस वैली नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, ये सारे जो है इसमें प्रोटेक्टेड एरियाज आते हैं। जो अगर हम फ्लोरा की बात करें नीलगिरी बायोस्फीयर की, उसमें ड्राई श्रब्स, ग्रासलैंड और टू एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड स्वैम्प्स आते हैं। इसमें लगभग 3300 प्लांट स्पीसीज है और 132 एंडेमिक है। इस रीजन में फ्लोरा इंक्लूड करता है फर्न्स, ऑर्चिड, श्रब्स, ये सारे ये नीलगिरी बायोस्फीयर्स में आते हैं। सेकंड बात करें, अगर मैमल्स की बात करें जो नीलगिरी बायोस्फीयर में पाई जाती हैं वो लॉयन टेल, मैकाक्यू एंड नीलगिरी ताहर, इंडियन एलिफेंट, नीलगिरी लंगूर, नीलगिरी मार्टेन, स्लोथ, बियर, टाइगर, गौर, सांबर, ये सारे जो है ये आते हैं नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में। नेक्स्ट बात करते हैं नेशनल पार्क की। तो नेशनल पार्क इज ए रिजर्व फॉरेस्ट एरिया होता है where the diversity of the area is conserved along with the offering special protection to endangered species। endangered species को ये एक शेल्टर प्रोवाइड करता है जिसमें बहुत कम लोगों की डिस्टर्बेंस होती है। कोई भी किसी भी तरह का डिस्ट्रॉय इसमें अलाउ नहीं है, एक्सप्लॉइट इसमें कोई अलाउ नहीं है, कोई भी वाइल्ड लाइफ की हंटिंग इसमें, पाउचिंग इसमें अलाउ नहीं है जब तक अथॉरिटीज की परमिशंस ना मिले। नेक्स्ट हम साइलेंट वैली नेशनल पार्क के बारे में बात करते हैं।
साइलेंट वैली नेशनल पार्क क्या है? ये है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का एक पार्ट है जिसमें ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट आते हैं, ग्रासलैंड्स आती हैं विद सेवरल एंडेमिक स्पीसीज आती हैं। फ्लोरा इंक्लूड्स सेवरल स्पीसीज ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट, फर्न्स, ऑर्चिड एंड एल्गी, सब इसमें आते हैं। मालावा डैफोडिल ऑर्चिड बहुत रेयर ऑर्चिड एंडेमिक स्पीसीज है जो इस रीजन में आती है। तो साइलेंट वैली में नेशनल पार्क जो होता है वो एलिफेंट कंजर्वेशन प्रोग्राम्स के लिए बहुत ज़्यादा चर्चित है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में बात करें तो वाइल्ड लाइफ चीफली सीक टू कंजर्व द वाइल्ड एनिमल्स बाय प्रोवाइडिंग देम प्रोटेक्शन एंड सुटेबल लिविंग कंडीशंस। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जानवरों को, जंगली जानवरों को संरक्षण प्रोवाइड किया जाता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है। एंड अपार्ट कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड इट्स हैबिटेट, ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज पोचिंग एंड कैप्चरिंग ऑफ एनिमल्स आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इन दिस एरिया। नेक्स्ट इज मुदुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में बात करें तो एज वन ऑफ द पासेस थ्रू द बांदीपुर नेशनल पार्क इन द कर्नाटका एंड एंटर्स द तमिलनाडु बिगिंस द एरिया ऑफ द मुदुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये तमिलनाडु के जंक्शन में लोकेटेड है स्टूडेंट्स, केरला एंड कर्नाटका, एंड मसूटी हाईवे passes through it, and as one of the travels through it, one comes across hills and valleys and swamps and patches of the grassland। ये सारा इसमें आ जाता है। इसमें अगर फ्लोरा की बात करें मुदुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में तो फ्लावरिंग ट्रीज, श्रब्स लाइक इंडियन लैबरनम ये इसमें आते हैं। कॉरल ट्रीज इसमें आते हैं, क्लस्टर ऑफ बैम्बूज एंड टीक इसमें आते हैं। अगर हम फोना की बात करें तो इसमें आपको एलिफेंट्स देखने को मिलेंगे, वाइल्ड डॉग देखने को मिलेगा, जैकल देखने को मिलेगा, और टाइगर, लेपर्ड, गॉड, स्लॉथ, बियर ये सारे मुदुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आते हैं। जूलॉजिकल की बात करें तो जू एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे एनिमल्स को शेल्टर दी जाती है विद इन केज। इट प्रोवाइड्स, पिंजरों में ऐसे शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। सिक्योर एनवायरनमेंट टू द एनिमल्स दैट मिमिक्स देयर नेचुरल हैबिटेट्स, प्रॉपर केयर होती है यहाँ पे एनिमल्स की। विद वेटरनरी सर्विसेज भी यहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं। यहाँ पे ब्रीडिंग प्रोग्राम्स भी जूलॉजिकल पार्क में आपको मिलेंगे। जूस आल्सो प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू पीपल टू ऑब्जर्व द वाइल्ड लाइफ। आपने देखा होगा यहाँ पे पिंजरों में एनिमल्स देखे होते हैं और पीपल भी अलाउ होते हैं ताकि वो उसका एंटरटेनमेंट अपनी कर सके। वाइल्ड लाइफ एनिमल्स के साथ उनको देखने को मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है उनको ऑब्जर्व करने की। मे नॉट बी पॉसिबल, अगर पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। पीपल ऑल्सो गेट टू सी द एनिमल्स फ्रॉम द डिफरेंट कंट्रीज। बहुत डिफरेंट कंट्रीज से यहाँ पे लोग जो होते हैं एनिमल्स को देखते हैं, आते हैं देखने। Zoo serves educational purposes and create the environmental awareness among the people. Now next is the Project Tiger. Project Tiger की बात करेंगे हम। A few decades back, tiger, our national animal, was the verge of the extinction. कई सालों से extinction की कगार पे है। 1973, the Project Tiger was launched at the time when the tiger population was mere 1,827. 1973 में Project Tiger लॉन्च किया गया जब टाइगर्स की पॉपुलेशन बहुत कम रह गई, 1827 ही टाइगर रह गए पूरे ऑल ऑफ इंडिया में। फिर टाइगर पॉपुलेशन सफर कैसे होने लगी, क्योंकि इलीगल पॉचिंग होने लगी, उनके हैबिटेट्स को तोड़ा जाने लगा। और इसका ऑब्जेक्टिव प्रोजेक्ट क्या था कि बहुत सारे टाइगर्स को रिजर्व करके रखेंगे अपनी कंट्री में, उनको कंजर्व करके रखेंगे। 39 टाइगर्स रिजर्व्स इन इंडिया है, लगभग 39 टाइगर रिजर्व्स इंडिया में बने हैं। सम ऑफ द टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया पन्ना, कॉर्बेट, दुधवा एंड नगरहोल नेशनल पार्क्स हैं। करंट पॉपुलेशन देखी जाए इंडिया में टाइगर्स की तो वो है 1706। Declined tiger population but has benefited us with the vast tracts of the conserved habitat of various plants, animals and the birds. तो टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर्स को संरक्षित रखने, उनको कंजर्व करने में हेल्प की अगर टाइगर्स जब से प्रोजेक्ट बने। नेक्स्ट इज बांदीपुर नेशनल पार्क की बात करेंगे हम। तो बांदीपुर नेशनल पार्क क्या है? ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व सिचुएटेड इन द सदर्न पार्ट ऑफ द कर्नाटका। ठीक है, ये नीलगिरी बायोस्फीयर का ही पार्ट है बांदीपुर, जो कि कर्नाटका में है, सदर्न पार्ट ऑफ कर्नाटका में है। It is a part of the continuous chain of the protected areas of the Nilgiri biosphere that include the Mudumalai Wildlife Sanctuary इसमें आती है, वयन Wildlife Sanctuary इसमें आती है, नगरहोल नेशनल पार्क इसमें आता है। As one that travels through this region, the terrain changes from plains to hilly.
ठीक है। हिल से प्लेन की तरफ ये जो एक हिल से स्टार्ट होकर प्लेन की तरफ ये पूरा इसमें जो इसका टेरेस्ट्रियल लोकेशन है वो है। इन प्री इंडिपेंडेंस इंडिया इट वाज हंटिंग ग्राउंड ऑफ द महाराजा ऑफ मैसूर in 1941. It was declared as a national park and in 1973 it was declared as the tiger reserve of the country. तो बांदीपुर जो नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व था, पहले जो मैसूर के राजा थे वो उनका हंटिंग प्लेस था, ये बांदीपुर नेशनल पार्क। बाद में 1941 में इसको नेशनल पार्क घोषित कर दिया गया। 1973 में इसको टाइगर रिजर्व, कंट्री का, देश का टाइगर रिजर्व बना दिया गया। यहाँ पे जो वेजिटेशन देखी जाए तो वो श्रब से लेकर फॉरेस्ट तक जाती है, प्लेन से हिली रीजन तक इसमें आते हैं और इसमें बहुत सारे ग्रासलैंड के पैचेस आपको देखने को मिलेंगे। फ्लोरा इंक्लूड्स, अगर हम फ्लोरा की बात करेंगे तो इसमें बैम्बूज होंगे, फॉरेस्ट एंड सैंडलवुड, चंदन के पेड़ भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। फोना की बात करें तो टाइगर्स, पैंथर्स, इंडियन एलिफेंट, गॉड, इंडियन जायंट, स्कर्ल, चीता और ये सब इसमें आपको देखने को मिलेंगे। दैट इज द फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। इसे रेड कलर के जो फ्लावर्स आपको देखने को मिलते हैं जो बांदीपुर में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आपका आता है दैट इज व्हाट कैन बी डन टू प्रोटेक्ट एंड एनहांस द फॉरेस्ट कवर। हमें क्या क्या करना चाहिए अपने फॉरेस्ट कवर को एनहांस करने के लिए, बढ़ाने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए, तो इसमें बारे में बात की गई है। सो अ नंबर ऑफ मेजर कैन बी टेकन टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट कवर। दिस इंक्लूड द मेजर्स सच एज द रिसाइकलिंग ऑफ द पेपर। हमें पेपर्स की रिसाइकलिंग करनी चाहिए, विच कैन बी डन एट इंडिविजुअल एंड सोसाइटी लेवल। एक इंडिविजुअल से लेकर सोसाइटी लेवल तक ये रिसाइकलिंग ऑफ पेपर होना चाहिए। रिफॉरेस्टेशन होनी चाहिए, एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम्स होने चाहिए, गवर्नमेंट को इनके ऊपर अच्छे स्टेप्स लेने चाहिए, एनवायरमेंटल एजेंसीज होनी चाहिए, तो ये सब इसमें आते हैं। रिसाइकलिंग पेपर में क्या होता है स्टूडेंट्स, वन ऑफ द चीफ कॉज ऑफ द डिफॉरेस्टेशन। पेपर्स के लिए आजकल डिमांड पेपर्स की इतनी बढ़ गई है, तो पेड़ों को पेपर्स बनाने के लिए यूज किया जाता है, उसकी लकड़ी को पेपर्स बनाने के लिए यूज किया जाता है, तो उससे बहुत सारे हमारे पेड़ कटते हैं। तो वुड पल्प से, ट्रीज के वुड पल्प से पेपर्स बनाए जाते हैं। तो इस चीज के लिए हमें क्या करना है, हमें पेपर्स को रिसाइकल करना है, हो सके तो उसको रीयूज कीजिए, अगर जहाँ पे हो सके मेल्स यूज कीजिए, ताकि इससे रिड्यूस हो जाता है, पेपर्स का यूज जो होता है रिड्यूस हो जाता है, हम इसमें कम पेपर्स यूज करते हैं। कौन कौन सी मेजर्स कर ले सकते हैं, हमें रिसाइकलिंग द यूज पेज ऑफ द नोटबुक्स एंड न्यूज़पेपर्स। जो भी पुरानी नोटबुक्स हैं या जो फिल हो जाती हैं नोटबुक्स या न्यूज़पेपर, उनको हमें रिसाइकल करना चाहिए। बोथ साइड नोटबुक्स क्या हमें लिखने के लिए यूज करना चाहिए, यानी कि एक ही साइड में लिख रहे हो, दूसरी साइड में आप नहीं लिख रहे हो। आपको ओल्ड नोटबुक्स फॉर प्रैक्टिस वर्क के लिए यूज करनी चाहिए। और नैपकिन्स जो है वो कपड़े का यूज कीजिए rather than instead of tissue papers for wiping hands and other objects. Next is reforestation and afforestation. तो afforestation and reforestation क्या होती है स्टूडेंट्स? तो reforestation एक प्रोसेस है जिसमें हम फॉरेस्ट को एस्टैब्लिश करते हैं कैसे एरिया में at the present devoid of a forest cover but which may earlier have had a forest cover। जो मतलब फॉरेस्ट कवर का हिस्सा नहीं बनता, बट बाद में वो एक फॉरेस्ट कवर के रूप में सामने आता है। रिफॉरेस्टेशन में आइदर अकर नेचुरली इफ देयर एरिया इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड थ्रू द प्लांटेशन। रिफॉरेस्टेशन में क्या होता है, इसमें हम नेचुरली तरीके से उस एरिया को छोड़ दें बिना किसी डिस्टर्बेंस के, ठीक है, और लॉन्ग टाइम के लिए, बहुत लंबे समय तक हमने वहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज बिल्कुल प्रोहिबिटेड करनी है और एक प्लांटेशन करनी है। तो इस तरह से हम रिफॉरेस्टेशन कर सकते हैं। ड्यूरिंग रिफॉरेस्टेशन ऑन अ पीस ऑफ लैंड वन मस्ट इंश्योर दैट द प्लांट्स आर ऑफ द सेम स्पीसीज एज इन द अर्लियर फॉरेस्ट। ठीक है, एक जैसे प्लांट्स की स्पीसीज का यूज कीजिए, देखिए कि उस लोकेशन में किस तरह की प्लांट की स्पीसीज ज्यादा उग सकती हैं, वहां पे उन स्पीसीज का यूज कीजिए। एफॉरेस्टेशन में क्या होता है, द प्रैक्टिस ऑफ एस्टैब्लिशिंग अ फॉरेस्ट इन एन एरिया व्हिच हैज नॉट बीन अंडर अ फॉरेस्ट कवर फॉर अ लॉन्ग टाइम। एफॉरेस्टेशन में हम फॉरेस्ट को एस्टैब्लिश करते हैं
एक ऐसे एरिया में जो फॉरेस्ट कवर का हिस्सा नहीं बनता एक लंबे समय तक, बट ये इंक्लूड करता है ऐसे एरियाज को दैट आर डिग्रेडेड एंड स्वैम्प प्लांट्स। इन चीजों को हम यूज कर सकते हैं। रिफॉरेस्टेशन, एफॉरेस्टेशन, ये हेल्प करता है सॉइल की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, एयर एंड वाटर की भी अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करता है। सेम टाइम में फॉरेस्ट प्रोवाइड द हैबिटेट, हाँ, प्लांट्स एंड एनिमल्स को, जो वेरियस प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज को ये हैबिटेट प्रोवाइड करता है। और प्रैक्टिस आल्सो प्रोवाइड इकोनॉमिक एंड सोशल बेनिफिट टू पीपल, और ये लोगों को भी सोशली और इकोनॉमिकली हेल्प करता है। सो नेक्स्ट इज it's an important last and important topic of this chapter, that is the migration and movement of animals. So student, migration क्या होती है? Migration होती है एक जगह से दूसरी जगह में चले जाना, अपना प्लेस चेंज कर लेना, that is the migration. इसमें क्या होता है? As the season changes, the habitat that once provided animals and birds with food and shelter no longer does. As a result, birds, animals and fish may travel hundreds of kilometers across the continents in search of food, water and shelter. They also migrate to breed, lay eggs and give the birth to young ones as the cause may be. Some of the migratory birds that fly to India are Siberian cranes, greater flamingo and rosy pelican. Of these, Siberian cranes are also no longer sighted in India as they are fall prey to hunting on their migratory route and also due to the loss of the habitat. So migratory and movement of animals, इनको बोलते हैं जो बहुत लंबा किलोमीटर रास्ता तय करके इंडिया में आते हैं। कई फिशेस, एनिमल्स और बर्ड्स जो होते हैं वो माइग्रेटरी एनिमल्स बोला जाता है। ये एक जगह से दूसरे कॉन्टिनेंट में भी जाते हैं, लाखों किलोमीटर का सफ़र तय करके। ये क्यों करते हैं? बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। एक रीज़न इसमें से ये भी हो सकता है कि उनके हैबिटेट डिस्ट्रॉय कर दिए होते हैं, या उनकी फूड की कमी आ गई होती है, या वहाँ के सीजनेबल सर्दियों को बचने के लिए वो गर्म इलाकों में आते हैं, ठंड ज़्यादा पड़ती है तो वो माइग्रेशन करते हैं। कुछ ब्रीडिंग के लिए माइग्रेशन करते हैं। तो बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स के बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जिस वजह से वो माइग्रेशन करती हैं। सो दैट आर द माइग्रेशन एंड द मूवमेंट ऑफ द एनिमल्स. So students, your chapter is over. Thank you so much.